थर्ड वेव फेमिनिज्म देख रहे हैं एंड फेमिनिज्म फर्स्ट वेव सेकेंड वेव 1963 बेटी फ्राइडैन का फेमिनिन मिस्टिक एंड थर्ड वेव फेमिनिज्म। इसके बाद हम फोर्थ वेव फेमिनिज्म भी देखेंगे। थर्ड वेव की मेन चीज़ें क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या है, ये सब हम देखते हैं। Third wave feminism began around 1991। जैसे सेकेंड वेव के लिए हम कह रहे हैं 1963, हालांकि 1960s है ब्रॉडली, बट स्पेसिफिकली 1963 बेटी फ्राइडैन का टेक्स्ट था फेमिनिन मिस्टीक। उसी तरीके से जिसे हम थर्ड वेव फेमिनिज्म के नाम से पढ़ेंगे, वो भी कुछ स्पेसिफिक घटनाओं से, इवेंट से जुड़ी हुई है। एक कोर्ट केस था जिससे कि थर्ड वेव फेमिनिज्म क्लोजली जुड़ा हुआ है। थर्ड वेव फेमिनिज्म began around 1991. It is pegged to two things. Pegged का मतलब जुड़ा हुआ रहना। पेग क्या होता है? हम कपड़े सुखाते हैं तार पे, फिर हम एक वो क्लिप लगाते हैं ना, वो पेग है। तो पेग क्या करता है? तार को और कपड़े को जोड़कर रखता है। तो उसी तरह से थर्ड वेव फेमिनिज्म पेग्ड है, जुड़ा हुआ है दो चीजों के साथ। कौन सी दो चीजें? The Anita Hill case in 1991, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस था ये। अनीता हिल वाला केस सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस था। तो एक तो ये वाला केस एंड द इमर्जेंस ऑफ द रायट गर्ल ग्रुप्स। देखिए स्पेलिंग GRRRL। सेकेंड वेव फेमिनिज्म में औरतें विमेन कहलाना चाहती थी। थर्ड वेव फेमिनिज्म में औरतें गर्ल्स कहलाना चाह रही हैं। अब म्यूजिक ग्रुप्स आएंगी, है ना, पॉप ग्रुप्स, म्यूजिक ग्रुप्स। GRRRL ग्रुप का नाम है। तो इनका एक टिपिकल एक ड्रेस होगा, अलग किस्म के बूट्स होंगे, और ये एक अलग किस्म का ग्रुप बन जाएगा। तो एंड ये अनीता हिल का केस भी 1991 का है। एंड द इमर्जेंस ऑफ द रायट GRRRL ग्रुप्स इन द म्यूजिक सीन ऑफ द अर्ली 1990s। तो ये जो है आपका 1990s वाला पीरियड, ये आपका थर्ड वेव फेमिनिज्म का दौर है। The Anita Hill case is a sexual harassment case. It became an awakening for young women. जागरूक हो गई महिलाएं, जागरूक हो गई महिलाएं अपने पर्सनल मामलों में। आज देखिए मी टू वाला केस चल रहा है, ये भी फेमिनिज्म से जुड़ा हुआ ही है, मी टू वाला। तो थर्ड वेव में सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ आवाज उठाई गई थ्रू द अनीता हिल केस। अब स्टार लगा रखा है आपके नोट्स में, आई एम नॉट अ पोस्ट फेमिनिज्म फेमिनिस्ट डिक्लेयर्ड रेबेका वॉकर। आपने सेकेंड वेव में वुमनिस्ट टर्म पढ़ा था, जो एलिस वॉकर का टर्म था, वुमनिस्ट, है ना। तो वुमनिस्ट इज टू फेमिनिस्ट एज पर्पल इज टू लैवेंडर। ये जो एलिस वॉकर का टर्म था वुमनिस्ट, वेव 2 में। अब वेव 3 में उनकी डॉटर रेबेका वॉकर, वो कहती हैं, इनका कोट याद रखिए, आई एम नॉट अ पोस्ट फेमिनिज्म फेमिनिस्ट डिक्लेयर्ड रेबेका वॉकर, एलिस वॉकर्स डॉटर,
वो बोली आई एम द थर्ड वेव। तो थर्ड वेव, ये एलिस वॉकर का ये जो कमेंट है इसके साथ स्टार्ट हो रहा है। अर्ली थर्ड वेव एक्टिविज्म, दो चीजें हो गई, अनीता हिल का केस और रेबेका वॉकर का ये डेक्लरेशन दैट आई एम नॉट अपोज्ड फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट, ये इन दो चीजों के साथ थर्ड वेव स्टार्ट होता है। अर्ली थर्ड वेव एक्टिविज्म, एक्टिविज्म का मतलब जो आंदोलन छिड़ता है, जो भी एक्टिविटीज आंदोलन के तहत होता है, इन्वॉल्व्ड फाइटिंग अगेंस्ट वर्क प्लेस सेक्शुअल हैरेसमेंट। औरतें जो काम करती थीं उनके वर्क प्लेस में अगर उनको थोड़ी गंदी निगाह से देखी जाती है या उनके बॉडी का फ़ायदा उठाया जाता है या प्रमोशंस रोक दिए जाते हैं जब तक कि औरत कुछ सेक्सुअल फेवर्स ना दे, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनके खिलाफ आवाज़ उठाई गई। इट वॉज रूटेड, इसकी जड़ें कहाँ थी? इन द वर्क ऑफ थियरिस्ट्स ऑफ द 80s, 1980s में किम्बरले क्रेनशॉ, बहुत बड़ा नाम है, आप इसको आगे फेमिनिस्ट लीगल स्टडीज में भी देखेंगे, किम्बरले क्रेनशॉ। एंड ये जो है इन्होंने एक टर्म निकाला है, इंटरसेक्शनैलिटी। इंटरसेक्शनैलिटी, अभी मैं नहीं समझाऊंगी ये टर्म क्या है, सब घसड़ पसड़ हो जाएगा, आप जस्ट फैक्चुअल चीजों को थर्ड वेव में लो। ये टर्म भले ही किम्बरले क्रेनशॉ ने 1980s में बना दिया, पर वो पॉपुलर होगा, इंटरसेक्शनैलिटी नाम का टर्म पॉपुलर होगा फोर्थ वेव फेमिनिज्म में। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या पूछ रहे हैं, कॉइन कब हुआ वो एक अलग बात है, ये मूवमेंट में आई है थर्ड वेव में और इन्होंने वो टर्म यूज करना शुरू कर दिया, बट पॉपुलर ये टर्म हुआ फोर्थ वेव फेमिनिज्म में। इट वॉज रूटेड इन द वर्क ऑफ theorists of the 80s, Kimberly Crenshaw, who coined the term intersectionality to describe the ways in which different forms of oppression इंटरसेक्ट का मतलब एक खड़ी लकीर है जो निकल रही है कुछ। देखिए, फेमिनिज्म जब स्टार्ट हुआ था तो वाइट विमेन के साथ साथ ब्लैक विमेन ने भी बहुत कड़ी मेहनत की थी। आपने देखा था सोजर्नर ट्रूथ, है ना, ये सब ब्लैक विमेन थी जिन्होंने की खूब मेहनत करी और इनकी मेहनत का ही फल था ब्लैक विमेन का भी वाइट विमेन के साथ मिलकर काम करना। उसी की वजह से फेमिनिज्म आगे बढ़ भी पाया। पर फर्स्ट वेव में ही ये क्लियर हो गया कि एक्चुअली फेमिनिज्म एक वाइट वुमेन का मूवमेंट ही रह पाएगा और ब्लैक वुमेन को साइड लाइन कर दिया जाएगा। अब फेमिनिज्म बेसिकली कौन से सवाल को उठाता है? फेमिनिज्म ये सवाल उठाता है कि वुमन नाम का जो कॉन्सेप्ट है, एक धारणा है वुमन, तो क्या है वो कॉन्सेप्ट, उसके बारे में लोगों के मन में धारणा क्या है, आपने क्या सोच रखा है कि वुमन क्या है, आपने उसके बारे में अपने दिमाग में अपनी तरफ से क्या क्या धारणाएं बना रखी हैं जो संभवतः उसकी सच्चाइयां नहीं है। इस चीज को एग्जामिन करने के लिए फेमिनिज्म आया है और इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि फेमिनिज्म में तो सारी औरतें आती हैं, वो औरत फिर वाइट हो या ब्लैक हो या फिर इंडियंस की तरह ब्राउन हो
या चाइनीज और जापानीज की तरह येलो हो। तो फेमिनिज्म में तो सभी औरतें आनी चाहिए, फिर वो अपाहिज औरतें हो, डिसेबल्ड वुमेन हो, फिर वो चाहे ऐसी औरतें हो जो कि मेल मेंबर्स के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती, वुमन टू वुमन रखना चाहती हैं, तो आप और हम उसके बारे में जजमेंट्स बनाना कि नहीं नहीं ये सही नहीं और ये गलत है, ये गलत है। उनको आजादी होनी चाहिए कि वो चूज करें, हम कोई नहीं। अगर हम कहते हैं फेमिनिज्म में कि समाज को हक नहीं है ये नियम बनाने का कि औरतें ही खाना बनाएंगी, औरतें गृहस्थी में ही रहेंगी और औरतों को अपने टैलेंट्स एक्सप्लोर करने का हक नहीं है, ये समाज अगर इस तरह की धारणाएं बनाता है और समाज गलत है, तो समाज इस बात में भी गलती कर रहा है ये सोचकर कि जो मैन टू वुमन सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो तो बड़ा नॉर्मल है, और मैन टू मैन सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो गलत है, वुमन टू वुमन सेक्सुअल रिलेशनशिप गलत है। ये भी तो समाज के ही बनाए हुए नियम हैं, ये ईश्वर के बनाए हुए कानून नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। तो इसलिए ऐसे मुद्दों को भी अब उठाया जाएगा। इंटरसेक्शनैलिटी, ऐसी मांगें भी बीच में फेमिनिज्म में इंट्रोड्यूस की जाएंगी। ब्लैक वुमेन की मांगें क्या है, फिर वुमन टू वुमन रिलेशनशिप रखने वाली महिलाओं की मांगें क्या है, इनको भी इंपॉर्टेंस दो। तो इस तरीके से इंटरसेक्शनैलिटी और भी ब्रांचेस और भी तरह तरह की मांगें और तरह की, औरत सिर्फ वाइट वुमन नहीं है, और भी तरह तरह के जो है सबको एक कॉमन उसमें लो, नहीं तो फेमिनिज्म महिला महिला के साथ अन्याय कर जाएगी, महिला महिला के साथ ही अन्याय कर जाएगी। तो ये चीज जो है इसकी मांग अब की जाएगी, बट ये किम्बरले क्रेनशॉ का इंटरसेक्शनैलिटी, औरों की आवाज भी शामिल होने दो, औरों की आवाज भी शामिल होने दो, उनको भी अपनी समस्याएं रखने दो, ये फोर्थ वेव में पॉपुलर होगा। तो किम्बरले क्रेनशॉ हु कॉइंड द टर्म intersectionality to describe the ways in which different forms of oppression intersect। बीच में ऑपरेशन यानी अत्याचार, अत्याचार सिर्फ वाइट वुमेन के साथ नहीं हो रही, अत्याचार सभी औरतों के साथ हो रही है। तो और तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की औरतों के साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है उसको भी बीच में शामिल करो। टू डिस्क्राइब द वेज इन विच डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन इंटरसेक्ट। एंड जूडिथ बटलर, ये भी बहुत बड़ा नाम है, तो जेंडर ट्रबल टेक्स्ट है इनका, जेंडर ट्रबल, जूडिथ बटलर का टेक्स्ट है, इसकी वजह से ये बड़ी पॉपुलर हुई। हु आर्ग्यूड दैट जेंडर एंड सेक्स आर सेपरेट। जेंडर एंड सेक्स आर सेपरेट कैसे? सेक्स तो बायोलॉजिकल है, बच्चा पैदा होता है तो बच्ची के फिजिकल ऑर्गन्स अलग हैं और लड़के के फिजिकल ऑर्गन्स अलग हैं, ये नेचर ने बनाया है, ये सेक्स है, बायोलॉजी है। तो इसलिए इस बायोलॉजी की वजह से औरत ही बच्चे को जन्म देगी, औरत ही बच्चे को फीड कर पाएगी, ये तो ठीक है, पर खाना बनाएगी तो औरत ही बनाएगी, तो ये तो जेंडर है।
सोसाइटी के द्वारा कंस्ट्रक्टेड बातें हैं औरत को कंट्रोल में रखने के लिए। औरत को कंट्रोल में रखने के लिए तरह तरह के जो नियम बनाए गए और फिर औरतों से वो मनवाया गया कि तुम ये मान लो कि यही तुम्हारा आदर्श रूप है, या तो तुम सावित्री बनकर रहो या तुम डायरेक्ट शूर्पणखा बन जाओगी। ये सारी जो चीजें हैं ये सोसाइटी की चाल है, कंस्ट्रक्शन है औरत को एक जगह दिखाने को और उस जगह पर मजबूरी में बिठाने को, और औरत ने चुपचाप मान लिया। तो सेक्स एंड जेंडर दो अलग चीजें हैं, एंड दैट जेंडर इज परफॉर्मेटिव। ये जूडिथ बटलर का टर्म है परफॉर्मेटिव। क्या होता है परफॉर्मेटिव? पहले आप मनवा दो, देखो तुम लड़का हो, हाँ तुम लड़की हो, अब रेलवे स्टेशन में बैग उठाना है, ऑटोमेटिकली लड़का उठा लेगा। परफॉर्मेटिव। लड़के के दिमाग में सेट है, मैं लड़का हूं तो सेट है कि क्या क्या मुझे करना है। लड़की के दिमाग में कुछ बातें सेट है, तो तू फ्रिज की बोतलें तू भर के रख, खाना बना, नाश्ता बना, चाय बना, सब तू बना। तो ये सारी चीजें परफॉर्मेटिव है। एक शब्द लो, उस शब्द से जुड़ी हुई बहुत सारी परिभाषाएं बना दो, धारणा बना दो, और उस धारणा को घुट्टी की तरफ पिला दो, और फिर वो व्यक्ति अपने आप ही ऑटोमेटिकली उस धारणा के अकॉर्डिंग चलने लग जाएगा। इसलिए जेंडर परफॉर्मेटिव है। एक बार हम एक धारणा बना लें, हम उस धारणा के अकॉर्डिंग ही चलते रहेंगे। इसलिए जूडिथ बटलर ने जेंडर को परफॉर्मेटिव बताया। क्रेनशॉ एंड बटलर्स combined influence became foundational to the third wave's fight for trans rights, जिनको हम हिंजड़े कहते हैं, ट्रांसजेंडर्ड, उनके भी अधिकार आ जाएंगे, as a fundamental part of intersectional feminism। इसलिए केवल ब्लैक वुमेन, केवल डिजेबल्ड वुमेन, केवल यही नहीं, ट्रांसजेंडर्ड औरतें, वो अपने आप को औरत कहना चाह रही है तो उसको दो अधिकार। द थर्ड वेव वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड by the rise of the riot GRRRLS, ये याद रखो, म्यूजिकल ग्रुप्स वगैरह। The girl groups who stomped their Doc Martens, उनके तरह तरह के टिपिकल बूट्स वगैरह होते थे, टिपिकल कपड़े पहनते थे, धां धूम मचाती थी, धम धम करती थी स्टेज पर, टिपिकल जैसे उनके बूट्स वूट्स हैं। ऑन टू द म्यूजिक सीन इन द 1990s, तो ये 90s, ये गर्ल्स ग्रुप का आना भी थर्ड वेव से जुड़ा हुआ है। तो आपके पास अनीता हिल का केस है, रेबेका वॉकर का स्टेटमेंट है, फिर ये जो गर्ल्स ग्रुप है ये है, फिर जूडिथ बटलर और किम्बर्ली क्रेनशॉ, इनकी एक्टिविटीज। हालांकि इंटरसेक्शनैलिटी बिकेम पॉपुलर इन द फोर्थ वेव। अब देखिए, ये गर्ल्स ग्रुप की कैथलीन हैना ने ये दिया, कोटेशन है उनका, क्योंकि बिकॉज पुरुष वर्ग क्या करता है, डूइंग, रीडिंग, सीइंग, हियरिंग थिंग्स, ऐसी चीजें करना, पढ़ना, देखना, सुनना, दैट वैलिडेट एंड चैलेंज अस, जो हमें सारे हक देते हैं, जो हमें सारे हक देते हैं। एक बात सुनो, हमारे देश में ही
कुछ तरह की किताबें, कुछ तरह के मंत्र, कुछ तरह की चीज़ें, मैं नाम नहीं लूँगी, आई डोंट वांट कंट्रोवर्सीज, परंतु औरतों के लिए पढ़ना निषेध था, नॉट अलाउड। क्यों? आप पढ़ लोगे तो आपकी बुद्धि खुल जाएगी। लोअर जाति के लोगों के लिए पढ़ना अलाउड नहीं था। क्यों? पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उन ग्रंथों में तो लिखा है कि सब एक बराबर हैं, फिर आप अपने हक मांगने लग जाओगे, इसलिए आपका पढ़ना ही नॉट अलाउड। इसलिए रीडिंग, सीइंग नॉट अलाउड। जो चीजें तुम्हें वैलिडेट कर सकती हैं, जो चीजें मजबूती से तुम्हें अपना अधिकार दिला सकती हैं, वैलिडेट कर सकती हैं कि तुम भी कुछ हो, एंड चैलेंज अस, कैन हेल्प अस गेन द स्ट्रेंथ, जो आपकी बुद्धि को एक चैलेंज देती है कि जरा सोचो तुम कैसे रह रही हो, तुम्हारी सच्चाई क्या है, can help us gain the strength and sense of community। आप सब जुड़ सकती हो, एकजुट हो सकती हो, महिलाएं कम्युनिटी बना सकते हो, टू फिगर आउट, ये समझने के लिए, हाउ बुलशिट, कचरा जैसे रेसिज्म ब्लैक और व्हाइट, एजिज्म है ना, डिजेबल बॉडीज, डिजेबिलिटी स्टडीज भी हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ते हैं कि डिजेबल्ड वर्ग को गलत तरीके से ट्रीट मत करो। हर इंसान में डिजेबिलिटी का बीज है, हर इंसान में। 90 साल का इंसान हो जाएगा तो चांस ये है कि डिजेबल्ड हो जाएगा। तो आपने कौन सा अलग वर्ग बना रखा है कि डिजेबल्ड करके एक अलग वर्ग है। तरह तरह की चीजें फेमिनिज्म में आ गई हैं। एजिज्म, क्लासिज्म, हाई क्लास लो क्लास, सेक्सिज्म, रोट कैथलीन हैना, ये कैथलीन हैना नाम याद रखो, इन द रायट गर्ल मैनिफेस्टो इन 1991। आपको स्टार लगाकर दिया है मैंने। रायट गर्ल मैनिफेस्टो किसने लिखा? कैथलीन हैना ने लिखा है। बिकॉज वी आर एंग्री एट अ सोसाइटी, वो कहती है हमें गुस्सा है उस समाज पर जो हमसे कहता है, दैट टेल्स अस लड़की इज इक्वल टू डम्ब। अरे वो बेकार है, कुछ नहीं बोल सकती, उसका बोलना ही बेकार है, बकवास करती है। गर्ल इज इक्वल टू बैड, गर्ल इज इक्वल टू अबला, कमजोर। द वर्ड गर्ल हियर points to one of the major differences between second and third wave feminism. सेकेंड वेव फेमिनिज्म में औरत औरत कहलाना चाहती थी, थर्ड वेव में वो गर्ल कहलाना चाह रही है। सेकेंड वेव was fought to be called women rather than girls। हम छोटी बच्चियां नहीं है, हमें प्रोटेक्ट करके चलो, पुरुष हमारे साथ साथ रहे, हम औरतें हैं, हम अपना अधिकार जानते हैं और हम अपनी लाइफ खुद चला सकते हैं। ये सेकेंड वेव में था। थर्ड वेव में वे गर्ल्स कहलाना चाह रही हैं। दे सेकेंड वेव में क्या था? दे वर्न्ट चिल्ड्रन। औरतों ने कहा हम बच्चियां नहीं हैं। देयर शुड नो मोर बी कॉलेज गर्ल्स, ओनली कॉलेज विमेन। ये सेकेंड वेव था। थर्ड वेव फेमिनिस्ट्स reject the exclusive concerns of the white middle class women। केवल white नहीं, और इन्होंने गर्ल्स कहलाना चाहा, वो म्यूजिक ग्रुप्स वगैरह, यंग गर्ल्स वगैरह, लड़कियां भी उतर आई, यूथ उतर आया, तो ये वाली बात थी। अब थर्ड वेव फेमिनिज्म की टेक्स्ट्स कौन सी हैं? आपको टेक्स्ट्स जितना मैं बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगी, उसके अलावा आप अपने लेवल पर विकिपीडिया पे जो भी देखना चाहें, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी और टेक्स्ट का वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल ज़रूर कराऊंगी। आपको ब्रॉड बेस्ड सारा व्यू मिलेगा। फाइन ट्यूनिंग आपको खुद, आप नेट कर रहे हैं तो आपको मेहनत करनी आनी होगी। जेंडर ट्रबल बुक का नाम है, फेमिनिज्म एंड द सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी, जूडिथ बटलर
1990 क्रोनोलॉजी के लिए टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट पहले कौन सा टेक्स्ट बाद में, इम्पोर्टेंट टेक्स्ट का आपको ईयर याद रखना पड़ेगा, सब टाइटल्स याद रखनी पड़ेंगी। द ब्यूटी मिथ, नाओमी वुल्फ, 1991। हम ब्यूटीफुल दिखने के लिए कितना कुछ करते हैं, डाइटिंग करेंगे, पार्लर्स जाएंगे, केवल सुंदर दिखने के लिए, नहीं दिखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो द ब्यूटी मिथ। तीसरा, मैपिंग द मार्जिन्स, इंटरसेक्शनैलिटी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड वायलेंस अगेंस्ट विमेन ऑफ कलर, ब्लैक विमेन, कलर, किम्बर्ले क्रेनशॉ, 1991। फिर द रायट गर्ल मैनिफेस्टो, कैथलीन हैना, 1991। फिर बैकलैश, द अनडिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट अमेरिकन विमेन, सूजन फलूडी, 1991। फिर फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबडी, बेल हुक्स, पैशनेट पॉलिटिक्स, बेल हुक्स, ब्लैक फेमिनिस्ट हैं, ये बहुत बड़ा नाम है। फीमेल शोविनिस्ट पिग्स, मेल शोविनिस्ट पिग्स कहते हैं, पुरुष प्रधान, MCP, मेल शोविनिस्ट पिग्स पहले चलता था। MCP, पुरुष तो कहता है मैं ही हूं पुरुष, तुम तो औरत हो तो तुम तो बहुत दबी हुई हो। अब एक किताब निकली, फीमेल शोविनिस्ट पिग्स, Women and the Rise of Raunch Culture, बुक का नाम है, एरियल लेवी, 2005। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई और बुक्स नहीं है जो सेकेंड वेव या थर्ड वेव या फर्स्ट वेव या फोर्थ वेव से जुड़ी भी नहीं है। मैंने मोटी मोटी जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट्स हैं, जनरल टेक्स्ट्स की एक लिस्ट आपको शुरू में अवेलेबल कराई है, फिर हर वेव के साथ टेक्स्ट्स का लिस्ट है। उसके अलावा भी आपको बहुत सारे टेक्स्ट्स के नाम, अगर कोई इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है तो उनको मैं बीच बीच में जो वन पैराग्राफ में जो डिस्कशन करूंगी वो सब रहेगा। एंड कुछ ऐसी भी टेक्स्ट्स रहेंगी जो आपको विकिपीडिया पे अगर मैं नाम अवेलेबल कराती हूँ तो आप उसको अपने लेवल पर देखना चाहें तो देख लें, क्योंकि इतनी सारी टेक्स्ट्स हैं कि ऐसे कवर नहीं होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलते रहना पड़ेगा। अगर एक ही टॉपिक पे मैं सारा जोर दे दूंगी तो आपका एक बहुत लिमिटेड पोर्शन कवर हो पाएगा। तो मैं हर मंथ थोड़ा करके जिस टॉपिक को एक्सपेंड करना चाहूँगी मैं अपने हिसाब से ज़रूर से कर दूंगी। तो आप पेशेंस रखिए।